नमस्कार दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे और वो मुद्दा ये है कि सेंटर ने, और ये मुद्दा ट्रिगर क्यों हुआ, क्यों मैं इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित हुआ, मोटिवेटेड हुआ, क्योंकि मैंने सुबह एक आर्टिकल देखा न्यूज़पेपर में। वो ये कि सेंटर ने, जो सेंटर सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास में गई है फॉर सीकिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द 2012 2G वर्डिक्ट। ना दोस्तों, 2012 का जो 2G जजमेंट था, कुछ लोगों को शायद पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो। मैं सबके इंटरेस्ट के लिए ये बताना चाहता हूं कि 2G स्कैम जब हुआ था, जो कि सबको पता है, उसके बाद में 2012 में सुप्रीम कोर्ट के पास जब वो केस गया था, तो 2012 में उन्होंने जजमेंट दिया। तो जजमेंट में उन्होंने कुछ लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए और उन्होंने ये जजमेंट दिया कि सारा स्पेक्ट्रम इन फ्यूचर ऑक्शन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करना है, मतलब देना है। यू कैनॉट गिव स्पेक्ट्रम टू एनी अदर मीन्स, क्योंकि पहले स्पेक्ट्रम वाज गिवन थ्रू ए प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट, है ना। स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से दिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में बोला कि ऑक्शन के थ्रू देना है। अब ये मुद्दा ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ऑक्शन के थ्रू स्पेक्ट्रम का असाइनमेंट का जजमेंट दिया और आज तक हम ऑक्शन के थ्रू स्पेक्ट्रम दे रहे हैं, तो ये मॉडिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए ना। कोई भी जानकार जिसको ये नॉलेज है सब्जेक्ट मैटर का, इतने दिनों से फॉलो कर रहे हैं, 2G स्कैम के बारे में सबको पता है, तो ये जो है मॉडिफिकेशन सरकार क्यों सीख कर रही है फॉर 2012 वर्डिक्ट? तो कोई भी आदमी होगा, जागरूक नागरिक, ये पूछेगा ही कि ये क्या हो रहा है भाई। अभी तक तो कोई इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं और हिंदी में बना रहा हूं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात समझ में आया। मेरे को दिक्कत थोड़ी जरूर होगी, बिकॉज माई इंग्लिश, इफ आई कम्युनिकेट थ्रू इंग्लिश आई विल बी एबल टू डिलीवर ए बेटर कंटेंट, बट स्टिल मतलब मैं पूरी तरह से एफर्ट करूंगा कि पूरी हिंदी में इसको समझाने की कोशिश करूं, इस क्वेश्चन को। तो समझाने के लिए मेरे को जजमेंट को पढ़ना पड़ा, आपको समझाने के लिए मैंने जजमेंट को पढ़ने के बाद एवरी क्लॉज आई अंडरलाइन, जहां जहां इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन किया। अंडरलाइन करने के बाद में उसको मैंने एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में बनाया। अब क्योंकि ये मुद्दा जो है बहुत पेचीदा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, अब इस इश्यू को समझाना जो है इवन लॉयर्स के लिए मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। मैं तो लॉयर हूं नहीं, मैं तो टेक्नोलॉजिस्ट हूं, ठीक है ना, मैं तो एक इंजीनियर हूं, ठीक है। तो मेरे लिए समझाना तो मुश्किल है। तो मैं कोशिश फिर भी करूंगा इसको समझाने के लिए, और इसीलिए मैंने सारा जजमेंट पढ़ के पावर पॉइंट स्लाइड में डाला है। उससे फायदा क्या होगा कि जो भी इंटरेस्टेड व्यूअर्स हैं, जो इसको और डीप में समझना चाहते हैं, वो जजमेंट को मैप कर सकते हैं जो मैं कहने वाला हूं विद पेज नंबर। तो मैंने क्या किया है कि अगर आप देखें, यही मेरा प्रेजेंटेशन है, तो मैं पहले स्लाइड में जाता हूं और मैंने क्या किया है कि जो जजमेंट है उसके जो पॉइंट्स है वो पेज नंबर के साथ मैप किया हुआ है। देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान है। और ये जानने के बाद आप जो है आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि एक्चुअली इस मॉडिफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं थी। You will be amazed that we have been misquoting this judgment all the time. Supreme Court never meant that under every circumstances spectrum should be auctioned. उसका मतलब यह है कि जजमेंट वॉज कॉन्टेक्चुअल, एक पर्टिकुलर रेफरेंस के ऊपर में जजमेंट दिया गया था, कुछ एज्यूम करके दिया गया था, कुछ मान के ये जजमेंट दिया गया था। अगर वो एजम्पशन वैलिड नहीं है तो ऑक्शन का जजमेंट वैलिड नहीं है। आज तक मैंने किसी को इस तरह से इस जजमेंट का व्याख्या करते हुए नहीं सुना, इसीलिए इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है इशू। सब लोगों ने इसको कंफ्यूज कर दिया है पूरी तरह से, ठीक है ना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सरकार क्यों जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, वो बाद में बताऊंगा, पर यह जानना जरूरी है कि जजमेंट कहता क्या है और क्या कहने की प्रयास किया जजमेंट ने, और फाइनली व्हाट इट डिसाइडेड टू से एंड अंडर व्हाट कॉन्टेक्स्ट, ये भी जानना जरूरी है। तो मैंने क्या किया, मैं जल्दी आपको समझाऊंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम लूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द फर्स्ट चार्ट। तो फर्स्ट चार्ट के अंदर में मैं आपको ये पॉइंट, आपको इस चार्ट में मैंने क्या कैप्चर किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी जजमेंट देती है वो कुछ क्वेश्चंस पूछती है,
और उन क्वेश्चंस का व्याख्या करती है पॉइंट बाय पॉइंट लॉजिकली। हर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर खोल के देखेंगे तो इस तरह से ही है, दे विल पोस्ट सम क्वेश्चन एंड दे विल एनालाइज दोस क्वेश्चन एंड गिव जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 क्वेश्चन पूछे थे और जल्दी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा था कि ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी है वो क्या फेयर है, क्या वो ट्रांसपेरेंट है और कॉन्स्टिट्यूशंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी से मैप करता है कि नहीं करता, जेल करता है कि नहीं करता, ये उन्होंने पूछा था। और उन्होंने ये कहा था कि जो टीआरआई के जजमेंट के ऊपर जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टीआरआई के रिकमेंडेशन के ऊपर 2007 में, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं मैं, जो 2008 के अंदर में और 2007 और 8 में जो 2G स्कैम हुआ था, वो स्कैम का जो मेन रेफरेंस टीआरआई का रिकमेंडेशन था। और उस रिकमेंडेशन में टीआरआई ने कहा था कि 2G स्पेक्ट्रम को ऑक्शन नहीं करना चाहिए, भले आप 3G को कर लो, ये कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है क्या वो रिकमेंडेशन सही था। उसके बाद में उन्होंने कहा था कि भाई उस रिकमेंडेशन के ऊपर में सरकार ने कुछ डिसीजन लिए। उस टाइम के जो डीओटी के ऑफिशियल्स थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में स्पेक्ट्रम देंगे हम, उन्होंने ये डिसाइड किया था। तो क्या वो डिसीजन सही था, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद में उन्होंने ये पूछा क्वेश्चन नंबर 4 में कि जो पॉलिसी ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी थी डीओटी का, जो वो 2003 से फॉलो कर रहे थे, और मैं आपको बताऊंगा कि 2003 से क्यों फॉलो कर रहे थे। पहले ऑप्शन करते थे एटलीस्ट लाइसेंस को, स्पेक्ट्रम को तो पहले भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तरीके से देते थे वो, पर लाइसेंस को ऑप्शन करते थे। पर 2003 के बाद में दोनों स्पेक्ट्रम और लाइसेंस दोनों को वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तरीके से देना शुरू कर दिए डीओटी ने। तो ये पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट क्या वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि नहीं, अगर आप देखें जो अंडरलाइन पोर्शन है। और 5वां क्वेश्चन ये है कि लाइसेंस को स्क्वैश करना चाहिए कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि उन्होंने जो है लाइसेंस ने अपने पूरे कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया है तो उनको कैंसिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट सिंस इस पूरे का पूरे जो प्रेजेंटेशन है मेरा जो वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारा मटेरियल है और मैं अगर बहुत हाई लेवल पे वीडियो बनाऊंगा तो फिर क्या होगा, डिटेल्स मिस हो जाएंगे और लोगों को समझ में नहीं आएगा। बिकॉज अनलेस एंड अंटिल whatever you deliver is loaded with details, then it cannot stand on its own. The foundation नहीं होता उसका, it becomes very weak. इसीलिए मेरे लिए मतलब आई वॉज कंपेल्ड टू बेसिकली ब्रिंग द डिटेल्स आउट। तो जस्ट बियर विथ मी, मेरे साथ में आप चलिए तो आपको समझ में आएगा। नाउ बिफोर आई मतलब जजमेंट को समझाने से पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट का देना जरूरी है। तो वो क्या कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है ना। तो वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब हम लाइसेंस को ऑक्शन करते थे 1995 से करते आ रहे हैं लाइसेंस को ऑक्शन, तो 2003 में दोनों लाइसेंस और स्पेक्ट्रम को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से क्यों देना शुरू कर दिया हमने, वो जानना तो जरूरी है ना। वो इसलिए कि पहले जब हम लाइसेंस को ऑक्शन करते थे उस टाइम में लाइसेंसेस जो है वो तरह तरह के लाइसेंसेस थे, सेलुलर लाइसेंस थे, बेसिक सर्विस लाइसेंस थे, हर तरह के लाइसेंस को अलग तरीके से ऑक्शन किया जाता था, हर लाइसेंस का अलग वैल्यू होता था। तो जो सेलुलर लाइसेंस जब हम ऑक्शन करते थे, बिकॉज उसके अंदर फीचर्स ज्यादा थे, वो ज्यादा वैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, मोबाइल सर्विसेज, इसलिए उसका वैल्यू ज्यादा होता था। और बेसिक सर्विसेज लाइसेंस में जो फिक्स लाइन फोन होते थे, जो आपको पता होगा रोटरी डायल वाले फोन होते थे पहले जमाने में, तो वो फोन जो है वो लेके घूम नहीं सकते थे आप, तो वो लाइसेंस की वैल्यू कम होती थी। तो हुआ क्या कि 2003 में मैं पूरा पिछला सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अदरवाइज इट विल बिकम ए टू कॉम्प्लेक्स वीडियो। 2003 से शुरू करते हैं। 2003 में हुआ क्या कि जब बेसिक सर्विसेज लाइसेंस कुछ ऑपरेटर्स ने लिया, उन्होंने पूरा का पूरा बेसिक सर्विसेज लाइसेंस को सेलुलर में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग टेक्नोलॉजी, बिकॉज बेसिक सर्विस लाइसेंस के साथ में भी स्पेक्ट्रम दिया गया था। जैसे सेलुलर के साथ में स्पेक्ट्रम दिया था, उसी तरह से बेसिक सर्विस लाइसेंस के साथ में स्पेक्ट्रम दिया था इन ऑर्डर टू एक्सपीडाइट, क्योंकि लास्ट माइल जो है वो कॉपर वायर से लेआउट करते थे बेसिक सर्विस लाइसेंस। क्योंकि आप फिजिकली जब टेलीफोन डालते हैं फिक्स लाइन के, अगर आपको याद हो पुराने जमाने में कॉपर वायर के थ्रू डाला जाता है, जैसे आजकल ब्रॉडबैंड आता है, फाइबर आता है आपके घर में। तो उन्होंने बोला, बेसिक सर्विस लाइसेंस वाले ने जाके बोला सरकार को कि अब देखिए, हम अगर आपकी जो टेली डेंसिटी के रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना चाहते हैं अगर, तो हम ये कर नहीं पाएंगे अगर आप हमको वायरलेस स्पेक्ट्रम नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लास्ट माइल वायरलेस के थ्रू डिलीवर किया जाए। और हम आपको कमिट करते हैं कि हम
सेलुलर सर्विसेज के जो फीचर्स हैं, कैपेबिलिटी है, उसको रेप्लिकेट नहीं करें। तो सरकार ने बोला ठीक है, हम आपको स्पेक्ट्रम दे देंगे, बट आपका जो है रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रोमिंग अलाउड नहीं है। एक सर्विस एरिया से दूसरे सर्विस एरिया से आप रोमिंग नहीं कर सकते। बट टेक्नोलॉजी को यूज करके उन्होंने उस फीचर को, उस रेगुलेटरी बॉटलनेक को ओवरकम कर लिया, और उनकी सर्विस जो है सेलुलर के सर्विसेज के मुकाबले जो है उतना ही, जो जिस कहते हैं कि जो फीचर सेलुलर सर्विस प्रोवाइडर्स दे रहे थे वही बेसिक सर्विसेज ने देना शुरू कर दिया। उससे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और केस जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये तो गलत है, पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो सरकार नई पॉलिसी लेके आई, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, ये जो बेसिक सर्विसेज का जो लाइसेंस है इसको सेलुलर में कन्वर्ट कर देते हैं और पेनल्टी दिला देते हैं उनको, और ये जो है आपका आने वाले टाइम से जो लाइसेंसेस हैं हम बिना ऑक्शन के डिलीवर करेंगे। मतलब इट बेसिकली टेंटामाउंट टू लाइसेंसेस आल्सो बीइंग गिवन विदाउट ऑक्शन। उससे पहले ऑक्शन के थ्रू दिया जाता था। तो ये कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है, बिना इसके आपको समझ में नहीं आएगा। स्पेक्ट्रम तो पहले भी फर्स्ट सब तरीके से देते थे, और अब भी दे रहे थे, अब लाइसेंस भी उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तरीके से देना शुरू किया। अब जानना ये जरूरी है कि जब हमने लाइसेंसेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तरीके से देना शुरू कर दिया 2003 के बाद में, तो इतनी लंबी कतार क्यों नहीं लगी? क्योंकि आप ये क्वेश्चन पूछेंगे ना कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी जो है वो 2008 में नहीं तैयार हुआ था, वो तो 2003 से चला आ रहा था, जब आपका जो है ये WLL कंट्रोवर्सी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया था। तो इतनी लंबी कतार क्यों नहीं लगी? लोग क्यों नहीं आए लाइसेंस लेने के लिए कि भैया मेरे को भी दो, मेरे को भी दो? उस टाइम 2G स्कैम क्यों नहीं हुआ? आप ये क्वेश्चन पूछना चाहिए ना आपको। उसका पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो ये कि स्पेक्ट्रम जो है वो लिमिटेड थी। जब भी कोई लाइसेंस लेता था उसको जो है स्पेक्ट्रम को का गारंटी मिलना जरूरी था, बिकॉज लाइसेंस लेने का कोई मतलब नहीं है अगर आप स्पेक्ट्रम नहीं गारंटी कर सकते। सरकार अगर स्पेक्ट्रम नहीं गारंटी कर सकती तो फिर लाइसेंस लेके क्या करेंगे हम? बताइए मेरे को। आप अगर कोई लाइसेंस लेते हैं और आपको स्पेक्ट्रम ना मिले, है ना, तो एक मिनट में आपको हाँ यही चार्ट पे थे हम। तो लाइसेंस अगर आपको मिले, और देखिए मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं और जो मैं कंटेंट बता रहा हूं दोनों मैप नहीं करेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हर चीज मैं चार्ट में नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो जस्ट बियर विथ मी एंड आई विल टेल यू वेयर टू पॉइंट टू द चार्ट, टू लुक एट द चार्ट, टू गेट द रेफरेंस। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो क्यों नहीं उन्होंने why there were no people were not queuing up for licenses in 2003 or 2004? Because the reason was that सिर्फ लाइसेंस लेने से फायदा नहीं है, आपको स्पेक्ट्रम भी चाहिए, और सरकार के पास स्पेक्ट्रम देने के लिए था नहीं, तो इसलिए लोगों ने क्यों अप नहीं किया। उन्होंने बोला कि अच्छा लाइसेंस लेके करेंगे क्या, जब स्पेक्ट्रम ही नहीं है लेने के लिए तो लाइसेंस का देने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई आया नहीं देने के लिए। और सरकार जब भी किसी को लाइसेंस देना चाहती वो एडवर्टाइज करती थी, 1 या 2 लोग अप्लाई करते थे, उनको लाइसेंस मिल जाता था। कभी भी इतनी लंबी कतार कभी नहीं लगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये तो मैंने आपको समझा दिया 2003 में। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने आपको बताया ना, लाइसेंस इशुएंस डिड नॉट गारंटी स्पेक्ट्रम, इसलिए लोगों ने कतार में लोग नहीं लगे। फिर क्या हुआ कि उस टाइम में, एक मिनट में उस स्लाइड में सीधे जाता हूं जिससे समझ में आएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। फिर हुआ क्या कि 2007 के अंदर में, और उससे पहले समझना जरूरी है, 2003, 4, 5, 6 उस टाइम में जब स्पेक्ट्रम लाइसेंस के साथ में बंडल तरीके से देते थे, तो स्पेक्ट्रम का एक क्राइटेरिया होता था। वो क्या था? सब्सक्राइबर बेस क्राइटेरिया, जो मैंने यहाँ पे ब्लू से मार्क किया हुआ है। सब्सक्राइबर क्राइटेरिया का मतलब ये था कि जब आपके कुछ सब्सक्राइबर, जैसे मैं एक लाइसेंसी हूं, मेरे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, राइट, तो मेरे को एक क्वांटम ऑफ स्पेक्ट्रम मिलेगा। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, jैसे मान लीजिए मेरे को उन्होंने 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम दिया उदाहरण के लिए। जब मेरे पास 2 मिलियन हो जाएगा तो मेरे को 7.5 मेगाहर्ट्ज मिल जाएगा। जब मेरे पास 6 मिलियन हो जाएगा मेरे को 10 मेगाहर्ट्ज मिलेगा। तो व्हाट सरकार ने क्या किया कि सरकार केम आउट विद अ क्राइटेरिया कॉल्ड सब्सक्राइबर बेस क्राइटेरिया। और सब्सक्राइबर बेस क्राइटेरिया का मतलब ये हुआ कि जिसके पास जितना सब्सक्राइबर उसके पास उतना स्पेक्ट्रम, और जितना आपके सब्सक्राइबर होंगे, सरकार का मतलब ये था कि उतना आपको स्पेक्ट्रम जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने उतना स्पेक्ट्रम देना शुरू कर दिया। तो जो ऑपरेटर थे उन्होंने क्या किया
कि उन्होंने सब्सक्राइबर बढ़ाना शुरू करे। कुछ लोगों ने तो मतलब देयर वाज सम कंट्रोवर्सी आल्सो अलोंग विद, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। तो उन्होंने सब्सक्राइबर बढ़ाना शुरू करे और सरकार ने जो है उनको उस हिसाब से स्पेक्ट्रम देना शुरू किया। बट द मेन पॉइंट इज दैट कि जो सब्सक्राइबर क्राइटेरिया और उनके जो सब्सक्राइबर नंबर थे वो दोनों मैप नहीं करते थे। कहने का मतलब ये था कि कुछ ऑपरेटर के सब्सक्राइबर्स वेर वे हाई देन द क्राइटेरिया। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपके पास में 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मैं आपको जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं, उस 15 मिलियन सब्सक्राइबर के हिसाब से आपको 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, ठीक है ना। पर आपको कितना मिला? 7.5। सरकार ने दिया ही नहीं आपको स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, क्योंकि सरकार ने बोला कि भाई मेरे पास होगा तो मैं दूंगा, नहीं तो मैं दूंगा ही नहीं, भले आपके पास कितना भी सब्सक्राइबर हो। तो ये एक क्राइटेरिया उन्होंने बना दिया। अब टीआरए ने 2007 में जब उन्होंने कहा था कि 2G स्पेक्ट्रम को ऑक्शन नहीं करना चाहिए, 3G को करना चाहिए, तो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था। वो ये डिसीजन लिया था कि सब्सक्राइबर क्राइटेरिया का जो मैट्रिक था उन्होंने 5 गुना बढ़ा दिया। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि मान लीजिए मैं एक ऑपरेटर हूं, मेरे पास एक क्वांटम ऑफ सब्सक्राइबर है, मेरे लिए ड्यू कितना है? 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, ड्यू है। अब मेरे पास 7.5 है। ऐसे करके दूसरे ऑपरेटर के पास में भी 7.5 उतने ही सब्सक्राइबर है, उसके पास भी 7.5 मेगाहर्ट्ज है, पर उसको 15 मेगाहर्ट्ज ड्यू है। मतलब अगर सरकार अपना क्राइटेरिया फॉलो करती, पुराना वाला क्राइटेरिया, तो उसको 15 मेगाहर्ट्ज देना पड़ता। ऐसे करके 3-4 ऑपरेटर थे जिनके पास में बहुत सारा सब्सक्राइबर था और उनके क्राइटेरिया के हिसाब से बहुत सारा स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था। टीआरए ने बोला नहीं, मैं तो पूरा क्राइटेरिया ही चेंज कर दूंगा। अब मैं ऐसा क्राइटेरिया बनाऊंगा कि आप उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको और सब्सक्राइबर की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट मोर स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर 15 मिलियन सब्सक्राइबर है तो आपको 7.5 मेगाहर्ट्ज भी नहीं चाहिए। क्यों? लॉजिक ये था कि टेक्नोलॉजी हैज बिकम मोर एफिशिएंट, इसीलिए जो है आप और ज्यादा सब्सक्राइबर जो है कम स्पेक्ट्रम में पैक कर सकते हैं। ये टीआरए ने कहा। वो आर्गुमेंट भले ही गलत था, उसके पीछे आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल, बट इससे क्या हुआ कि बहुत सारा स्पेक्ट्रम मार्केट में अचानक आ गया। अब बहुत सारा स्पेक्ट्रम आने के बाद में क्या हुआ कि नाउ the telecom minister, the then telecom spectrum with the TRI armed with the TRI recommendation which said कि लाइसेंस का ऑक्शन नहीं करना है और 2G लाइसेंस का ऑक्शन नहीं करना है, और क्राइटेरिया को उन्होंने 5 गुना बढ़ा दिया, जिससे कि एग्जिस्टिंग ऑपरेटर का जो ड्यू था वो खत्म हो गया। तो जितना भी स्पेक्ट्रम जो कि सरकार के पास था वो खाली हो गया अचानक। जब खाली हो गया और आपने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं लाइसेंस देने वाला हूं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से, तो क्यों कतार लग गई फिर लोगों की, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो लोगों की कतार खड़ी हो गई और इतना बड़ा लाइन लग गया। उसके कारण क्या हुआ कि सरकार को अपना जो कट ऑफ डेट है उसको आगे बढ़ाना पड़ा, कट ऑफ डेट, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर सकते थे। अगर वो सबको लाइसेंस दे देते तो किस तरह से स्पेक्ट्रम देते, उनके पास उतना स्पेक्ट्रम होता ही नहीं। तो आप समझ रहे हैं ना कि जिस क्वांटिटी की अगर स्केर्सिटी है और उसको अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से दे रहे हैं तो कोई भी तरीका नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से कोई भी मैकेनिज्म आप फॉलो नहीं कर सकते अदर देन ऑक्शन टू मेक द प्रोसेस ट्रांसपेरेंट। नाउ दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, जो जिसके लिए मैंने इतनी भूमिका आपके सामने तैयार करा। आप ये समझ रहे हो कि क्यों मैं इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पे स्पेक्ट्रम जो है अगर स्केयर्स है या कोई भी नेचुरल रिसोर्स अगर स्केयर्स हैं, जब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्वेश्चन के आंसर में, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में क्या कहा, ये पढ़ के आपको मैं सुना देता हूं। दिस इज ऑन पेज 73 एंड सुप्रीम कोर्ट एंड वैल्यू ऑफ नेचुरल, एंड दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। यही कॉन्टेक्स्ट में पूरा का पूरा जजमेंट रेस्ट करता है, जो मैंने आपको ब्लॉक में रेड से अनसर्टल किया हुआ है, रेक्टेंगल से उसको इनक्लोज किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कहती है पेज नंबर 73, वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस रेस्ट विद is dependent on value of natural resources rest in the amount of material available and the demand for it। कहने का मतलब ये है आपके पास में अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं और उसका जो क्वांटिटी है, उसकी जो क्षमता है, कितनी क्वांटिटी है, उससे अगर उसका डिमांड कहीं गुना ज्यादा है तो वो वैल्यू उतना ही बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, आपके पास में बहुत सारा रिसोर्सेज हैं
और डिमांड बहुत कम है, तो उस कंडीशन में जो है आपको जरूरत नहीं है ऑक्शन करने का। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि ऑक्शन तभी करेंगे जब आपके पास में नेचुरल क्वांटिटी, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, उसकी क्षमता कम है, आपके पास ज्यादा कम क्वांटिटी नहीं है और बहुत लोग उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑक्शन करने की जरूरत है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का मेन पॉइंट ये था कि स्पेक्ट्रम इज ए, इसमें लिखा है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए पेज नंबर, क्लॉज नंबर 72, पेज 73, इन कंक्लूजन वी होल्ड that the state is a legal owner of natural resources, a trustee of the people, and although it is empowered to distribute the same, the process of distribution must be guided by the constitutional principle, including the dropping of equality and larger public good. So एससी ने एज्यूम किया कि स्पेक्ट्रम जो है वो स्केर्स एंड फाइनाइट है, तो पूरा का पूरा जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो इसी पॉइंट के ऊपर में रेस्ट करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पेज नंबर 85 में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी को फॉल्टी माना, क्योंकि अगर आपका डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो आप कैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से असाइन कर सकते हैं? मुझे बताइए, मेरे को नहीं कर सकते ना, क्योंकि क्यों आपकी लंबी है, कैसे डिसाइड करोगे किसको देना है किसको नहीं देना है? ठीक है ना, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वायलेट, इसको माना कि ये गलत था। ठीक है, तो हुआ क्या कि कंक्लूजन में अगर आप अब देखें, नाउ सरकार के पास में, सरकार क्यों जा रही है सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा इतने कुछ करने के बाद में, और क्यों सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट जो है वो ये भी आप कंक्लूड कर सकते हो कि स्पेक्ट्रम को बिना ऑक्शन में भी दे सकते हो। अब ये कैसे मैंने कहा कि ये सिचुएशन भी ट्रू हो सकता है, वो इसलिए कहा कि स्पेक्ट्रम जो है कई मौकों में स्केर्स नहीं है। ये मानना कि स्पेक्ट्रम स्केर्स है, जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है यहां पे, अगर आप देखें ये वाला जो है, when it comes to alienation of scarce natural resources like spectrum, the burden of the state is to ensure that it is non-discriminate and adopted and for distribution and alienation, which should be necessarily a result of protecting public interest. So that is why in page 86, why Supreme Court found the first come first serve policy faulty, because spectrum is a scarce natural resources. This is what Supreme Court found. उन्होंने ये माना कि spectrum scarce resources है। मेरे हिसाब से है, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी, आई एम ए टेक्निकल पर्सन, आई नो दैट देयर आर मेनी सिचुएशन वेयर स्पेक्ट्रम इज नॉट स्केर्स। बहुत सारे सिचुएशन में आप देखेंगे स्पेक्ट्रम स्केर्स नहीं है। स्पेक्ट्रम कब स्केर्स है? जब स्पेक्ट्रम को जो है टेरेस्ट्रियल यूसेज के लिए यूज किया, मोबाइल सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है, टेरेस्ट्रियल के लिए। जैसे अभी आपके पास में सेलुलर टेलीफोनी है, जो आप मोबाइल सेवा यूज करते हैं, उसके लिए अगर आप स्पेक्ट्रम यूज करते हैं तो फिर वो स्पेक्ट्रम जो है ऑक्शन के अलावा किसी और तरीके से नहीं दे सकते। पर मान लीजिए आप स्पेक्ट्रम सैटेलाइट के लिए यूज करते हैं। सैटेलाइट में मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने इंग्लिश में बनाया था, हिंदी में बना दूंगा मैं बाद में। उसमें मैंने ये प्रूव किया था कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम इज नॉट स्केर्स, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली अनलिमिटेड। अब इस वीडियो में मैं इसको समझा नहीं सकता हूं, उसके लिए मेरे को अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन के अंदर में ऑक्शन को, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ये मान के चल रही है कि स्पेक्ट्रम स्केर्स है तो इसलिए ऑक्शन करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा ट्रांसपेरेंटली असाइन नहीं हो सकता स्पेक्ट्रम। तो मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन में है जहां पे स्पेक्ट्रम स्केर्स नहीं है, अनलिमिटेड है, तो उस सिचुएशन में आपको ऑक्शन करने की जरूरत नहीं है। यही मुद्दा है कि सरकार जो है वो जा रही है सुप्रीम कोर्ट के पास में इन ऑर्डर टू सीक ए मॉडिफिकेशन। जबकि मेरे हिसाब से अगर आप टेक्निकली इस चीज को समझने की कोशिश करें और समझ जाएं, और अगर आप देखें कि वो स्पेक्ट्रम स्केर्स नहीं है, तो ये जजमेंट अप्लाई नहीं करता। आप समझ रहे हो ना? आप यही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं इस वीडियो को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप क्यों सैटेलाइट स्पेक्ट्रम स्केर्स नहीं है, क्यों सैटेलाइट स्पेक्ट्रम अनलिमिटेड है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं इस वीडियो में, जिससे कि लोगों को लगे कि ऐसा नहीं लगे कि मतलब मैं गलत बोल रहा हूं। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम इसीलिए अनलिमिटेड है क्योंकि जिस तरह से टेरेस्ट्रियल के अंदर में आप लाखों बेस स्टेशंस लगा सकते हैं, मतलब टावर्स लगा सकते हैं टू हार्नेस द कैपेसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम, सैटेलाइट के अंदर में लिमिटेड सैटेलाइट्स ही लगा सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए जैसे स्टारलिंक है, स्टारलिंक के पूरे दुनिया में सिर्फ 2000 सैटेलाइट हैं।
अगर आप पूरे ग्लोबल का एरिया कैलकुलेट करें और इंडिया का एरिया कैलकुलेट करें, भारतवर्ष का एरिया कैलकुलेट करें, यू विल फाइंड कि भारतवर्ष का जो एरिया है पूरे ग्लोब के एरिया से वो एक फ्रैक्शन है। मतलब जैसे मान लीजिए 2000 सैटेलाइट पूरे ग्लोब को कवर कर रही है, तो इंडिया का पूरा ज्योग्राफी है उसको कवर करने के लिए, और उसके पास उतने सैटेलाइट जो कि इंडिया को कवर करें, वो हो सकता है 20 हो या 30 हो या 40 हो, उससे ज्यादा करने, बिकॉज उनको पूरा दुनिया को कवर करना है, ठीक है ना। तो सारे सैटेलाइट पूरे भारत में आप फोकस नहीं कर सकते, और वो भी कम है, सिर्फ 2000 है, बल्कि हमारे पास लाखों बेस स्टेशन है। इफ यू गो टू द DoD वेबसाइट यू विल फाइंड देयर आर 30 लाख बेस स्टेशन इन इंडिया, ठीक है ना। क्योंकि कम बेस स्टेशन, कम सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट विल एक्ट लाइक ए बेस स्टेशन, इसलिए इसका फुटप्रिंट ज्यादा होता है। जब इसका फुटप्रिंट ज्यादा होता है तो होता क्या है कि जो स्पेक्ट्रम आपको दिया जाता है सैटेलाइट को, वो पूरी तरह से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बहुत सारे सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी जो आप लगा नहीं सकते, आप चाह के भी नहीं लगा सकते, बिकॉज देयर इज अ रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट ऑफ पुटिंग टू मेनी सैटेलाइट्स ऑन द स्काई। एक तो सैटेलाइट आपस में टकराई जाएंगी, स्पेस के अंदर गार्बेज फैल जाएगा, स्पेस इज ए हाईली रेगुलेटेड सब्जेक्ट, तो आप उतने सैटेलाइट नहीं लगा सकते। इसीलिए कम सैटेलाइट जो है वो आपको लगाना पड़ेगा, और उसी सैटेलाइट से आप पूरे ग्लोब को कवर, पूरे इंडिया को कवर करेंगे। अगर 20 या 30 से कवर करेंगे और आपके पास लाखों 28 to 29 लाख बेस स्टेशन हैं पूरे इंडिया को कवर करने के लिए, आप समझिए कितना आप जो है स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आपका पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम खाली पड़ा रहेगा। इसीलिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम इज नॉट ए स्केर्स रिसोर्स, उसको ऑक्शन कर ही नहीं सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास में सरकार को जाना पड़ रहा है फॉर मॉडिफिकेशन। दैट इज द मेन पॉइंट। सो आई वॉन्ट टू कंक्लूड विद दिस, बिकॉज ये बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, 26 मिनट का, बट ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाना जरूरी था, नहीं तो कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर पाता जो मैं आपको बोल रहा हूं। एट द एंड ऑफ द डे, if I had gone through the video on a high level, you would not have appreciated what I have said right now. So in the end I conclude, मैं आप conclude ये करता हूं कि अगर टेक्नोलॉजी को समझ के, टेक्निकल चीजों को समझ के, अगर ये लॉयर्स और जजेस ये टेक्निकल चीज समझ पाए और उसको समझाया जाए, तो बिना मॉडिफिकेशन में भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वायलेट नहीं करेगा in the spirit of the judgment. Again, if you give satellite spectrum to administrative mechanism. However, in order to remain on a safe side, it is better for the government to seek a modification जिस तरह से, जिससे कि कोई डाउट नहीं रह जाए, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर योर टाइम फ्रेंड्स। दोस्तों आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं इस वीडियो को जो है खत्म करता हूँ। 27 मिनट हो गए हैं इस वीडियो में, तो शायद आपको इस वीडियो से कुछ तो फायदा हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ। और आने वाले टाइम में मैं और भी हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और मैं होप करता हूँ कि इस प्रोसेस से मेरी हिंदी बोलने की क्षमता इंप्रूव हो जाएगी। हो सकता है आपको भी फायदा हो, पर मेरे को भी फायदा शायद और हो जाए, जैसे कि मैं हिंदी बोलने की क्षमता इंप्रूव होगा तो मैं और भी अच्छा काम कर सकूंगा आने वाले टाइम में। यही इसी होप के साथ में, इसी आशा के साथ में इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं, और आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा, और हो सकता है कि आपको इससे फायदा हो, और मैं अगली बार एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।